आई होप सो वीडियोस और क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसको मैं जस्ट मिनट इसको पेन को सेट कर लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है साउंड वेव्स इन एयर इज अ। साउंड वेव्स जो है वो एयर के अंदर, एयर मतलब या फिर एयर की बात करें या फिर किसी और मीडियम के अंदर, ठीक है। स्पेशली जब हम बात करते हैं साउंड वेव्स की, तो वो क्या होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह बिहेव करती हैं। किस तरीके से बिहेव करती हैं, तो वो क्या करती हैं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह वो क्या करती हैं, बिहेव करती हैं। ठीक है, अब ये इस तरीके से बिहेव इसलिए करती हैं क्योंकि जब वो एक बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे जिस मीडियम से वो मूव कर रही हैं, मतलब एयर से कोई साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट जब होते हैं, मतलब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसके बीच में वाइब्रेशंस होती हैं। क्या होती हैं, वाइब्रेट होते हैं वो सारे पार्टिकल्स। और जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट आपकी इस डायरेक्शन में साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करना चालू करते हैं। मतलब इस तरीके से ये वाइब्रेशन इनकी देखने को मिलती है। ठीक है, ये होती है साउंड वेव्स की अंदर। साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह काम करते हैं। दो अगर जो हम बात करें यहाँ पर साथ में कि जो सॉलिड बॉडीज़ हैं, ठीक है, मतलब कोई आयरन पीस है, आयरन का कोई लकड़ी है, आई मीन टू से आयरन की कोई रॉड है या कोई सेक्शन है आयरन का, उसके अंदर जो ट्रांसमिशन होगा वो दोनों तरीके का देखने को मिलता है। इसके अंदर देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी देखने को मिलेंगी और ट्रांसवर्स वेव्स भी आपको देखने को मिलती हैं। मतलब यह है कि देखिए साउंड वेव्स जो एयर में ट्रेवल कर रही हैं उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखने को मिलती हैं, और सॉलिड वेव्स, सॉलिड जो पार्टिकल है या सॉलिड मटेरियल जो है कोई, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री। देखिए यहाँ पर डिग्री को मैंने थोड़ा मिस हो गया, इसे आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से डॉट जो लगाते हैं ऊपर। द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल कितनी होगी, मतलब 50 डिग्री का तापमान है सेल्सियस में, उसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें एक्चुअली टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, दैट इज केल्विन। एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन। डिग्री और दैट इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी क्या है, यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। बोथ थ्री मतलब केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये तीनों जो हैं आपकी टेम्परेचर की क्या है, यूनिट्स हैं। एक रिलेशन होता है यहाँ पर, वो आपको रिलेशन मतलब एक या तीन रिलेशन है इन तीनों को लेकर, मतलब डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों को लेकर तीन रिलेशन है, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वो रिलेशन है जैसे कि केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। मतलब अगर जो सेल्सियस में दिया है आपको केल्विन में बनाना है, तो आपको उसको क्या है 273 से ऐड कर देना है, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। एक इक्वेशन आपकी ये है। दूसरी इक्वेशन है फ़ारेनहाइट आपको बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, सेल्सियस इंटू 9/5 ब्रैकेट के अंदर और प्लस यहाँ पे रहेगा 32। ठीक है, मतलब आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ है, आपको फ़ारेनहाइट में बनाना है, तो मतलब यहाँ पर 50 इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो ये रिलेशन आप यूज़ करके आप फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर को। एक और रिलेशन है केल्विन का, तो वो आता है आपका सेल्सियस इंटू 9/5, यहाँ पर रहेगा प्लस 305। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो प्लस 32 हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये दोनों रिलेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा, अगर जो हम सॉल्व करें इसे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 इंटू 9/5, एक सेकेंड, ठीक है, 50 इंटू 9/5 प्लस हम करते हैं 32,
तो ये क्या होता है, इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 10 और 10 और ये 9, ठीक है। या आप अगर जो सिंपली वैसे भी रखना चाहें तो आप देखिए 10 इंटू 9 प्लस 32, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का, मतलब ये 90 हो गए, 90 प्लस 32 दैट इज 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट इज करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूलेस आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्स। हर्ट्स के अंदर क्या मेजर किया जाता है, सिंपली ये पूछा है कि हर्ट्स जो है वो किसकी यूनिट होती है। हर्ट्स यूनिट होती है बेसिकली फ्रीक्वेंसी की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हर्ट्स को डिनोट किया जाता है एच जेड, इस तरीके से लिखा जाता है ये, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है हर्ट्स आपकी, ठीक है। और इसको अगर जो हम डिफाइन करने की बात करें तो हर्ट्ज को आप डिफाइन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को, सॉरी बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने की बात करें तो ये होता है 1 साइकिल 1 सेकेंड। 1 साइकिल 1 सेकेंड मतलब एक साइकिल जो कंप्लीट किया 1 सेकेंड के अंदर, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, सॉरी ईड नहीं है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ एक्चुअली इज है, ठीक है। दिस इज द, ओके थोड़ा आगे आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इज है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, बॉडी टेम्परेचर जो है वो किसके थ्रू रेगुलेट होती है, ये पार्ट्स हैं आपके बॉडी के अंदर, तो किसके थ्रू रेगुलेट होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर जो हम बात करें, सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है इंडोक्राइन, दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये कंपोज होता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, साथ में यहाँ पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी, साथ में पीनियल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, और साथ में थायराइड ग्लैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एड्रिनल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा, पैनक्रियाज, पैराथायरॉयड एंड थाइमस, और गेनोड। गेनोड मतलब गेनोड के अंदर क्या होती हैं, टेस्टीज या ओवरीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारा जो बॉडी ऑर्गन्स है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली, एक जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी को का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, और साथ ही साथ बॉडी को तो टेम्परेचर रेगुलेट करता ही करता है, साथ में ये जो आपको जैसे भूख लग रही है या आपको ड्रिंकिंग मतलब पानी की ज़रूरत है, मतलब प्यास लग रही है, तो जो फूड रिक्वायरमेंट है या हंगर पैंग्स है, उनके लिए भी ये हाइपोथैलेमस आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो जो ह्यूमन बॉडी है इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98 डिग्री 98.6, सॉरी इसे इतना लिख देते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है। और अगर जो हम इसे सेल्सियस में पूछें बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिवाइसेस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, थ्रू अप वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब जो चार्जेस है, मतलब वन पॉइंट ए पॉइंट से लेके पॉइंट बी तक जो चार्जेस हैं उनका रेट ऑफ फ्लो, मतलब कितनी स्पीड से वो एक इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आते हैं, ठीक है। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती हैं वो होती हैं एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट जो है ये आपका मेजर किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर, किसके थ्रू, एमीटर के थ्रू, एमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। वोल्ट मीटर की जब हम बात करते हैं तो वोल्ट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए काम आता है, ठीक है।
बेसिकली हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी दो बिंदुओं के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर हम इस्तेमाल करते हैं। एक है यहाँ पे लिखा हुआ वोल्टा मीटर, तो वोल्टा मीटर जो है आपका ये इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टा मीटर को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कुलमोमीटर। कुलमोमीटर, ठीक है, कुलमोमीटर के नाम से भी जानते हैं हम इसे, कहते हैं वोल्टा मीटर को। तो ये इस्तेमाल किया जाता है मेजर करने के लिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन के दौरान जो है कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसको मेजर करने के लिए वोल्टामीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये एक होता है रेट या रेट पर यूनिट टाइम बेसिकली कहा जाए इसे, ठीक है, रेट पर यूनिट टाइम। रेट पर यूनिट टाइम जो है वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट की जब हम बात कर रहे हैं, दिस इज यूनिट के बारे में पूछा गया है, तो एसआई यूनिट आपका क्या होती है? वॉट होती है। और वॉट के साथ साथ इसको आप लिख सकते हैं एक और यूनिट में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ वॉट। तो मतलब ये दोनों यूनिट आपकी किसकी है? एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की, ये दोनों पूछी जा सकती है, ठीक है। और वॉट को अगर जो हम डिफाइन करें मोर स्पेसिफिकली, तो 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड, इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती है इन 1 सेकेंड, ठीक है। और वॉट बेसिकली एक स्कॉटिश इन्वेंटर थे, जेम्स वॉट, बेसिकली इसके जो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर रखा गया जेम्स वॉट, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था 18th सेंचुरी के आसपास में, तो उनके नाम पर ही इसे रखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हु इज़ द कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, दैट इज एंटोनियो लेवाइजर को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंटोनियो लेवाइजर इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने एक्चुअली, इनकी जो डिस्कवरी थी बेसिकली, इन्होंने डिस्कवर किया था रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है O2, इसका रोल फॉर इन द कंबशन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन। जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, ठीक है, तो जलती है जब कोई चीज़, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो रोल है उसके बारे में बताया था लिवाइजर ने। लिवाइजर दैट इज ए लिवाइजर होता है एंटोनियो लिवाइजर, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और इन्होंने ही पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों एलिमेंट्स को बताया था कि ये दो एलिमेंट्स जो है उनको पहचान करी थी कि ऐसे एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम अपने पीरियोडिक टेबल में, या मतलब इन बेसिकली इन दो एलिमेंट्स के बारे में जो जानकारी है सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। और साथ में ही इन्होंने कहा था कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन, सिलिकॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में भी इन्होंने पहले बार, सिलिकॉन और सल्फर, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स जो है पूरे पक्के तौर पे तो नहीं, बट मतलब इन्होंने ये ज़रूर कहा था कि भाई सिलिकॉन या सल्फर जैसा कुछ पदार्थ है, जो बाद में फाइनलाइज हुआ कि भाई ये सिलिकॉन है, ये सल्फर है। तो इन्होंने थोड़ी सी हिंट या थोड़ा सा काम जो है उस फील्ड में भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो लवाइजर इज द, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 और 20। मतलब ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई माइनस कर लेता हूँ इसे, न्यूट्रॉन एन से लिख देता हूँ, तो इसका मास नंबर क्या होगा, यह पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मास नंबर आपको निकालना हो किसी भी एलिमेंट का, तो आपको क्या करना है, मास नंबर आपको निकालना है, मास नंबर, ठीक है। तो आपको सिंपली एक चीज़ करनी है कि इलेक्ट्रॉन के जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मतलब आपको 18, दैट इज 18 प्लस 20 आपको कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 38। तो 38 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है मास नंबर निकालने का वो यही होता है, दैट इज मास नंबर को अगर जो हम बात करें ए से डिनोट किया जाता है मास नंबर को, ठीक है। और ये होता है आपका Z, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा मास नंबर। दिस इज द रिलेशन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लाफिंग गैस कहते हैं हम, सॉरी ये आगे हो गया, इसे थोड़ा पीछे कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो आप देख सकते हैं लाफिंग गैस कहा जाता है किसको, N2O को, N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। दिस इज कॉल्ड एज अ लाफिंग गैस, ठीक है। और इसको एज अ फूड एडिटिव भी इस्तेमाल किया जाता है, कई बार कई जगह फूड एडिटिव इन द इस्तेमाल किया जाता है किसको, नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड को एक जगह और इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज इन डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास में ये इस्तेमाल होती है, और सर्जरी के अंदर भी ये इस्तेमाल की जाती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक दोनों बिहेवियर ये एक तरीके से शो करती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, मतलब इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट की बात हम पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो एलिमेंट्स जो है बेसिकली ब्रॉडली तीन टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, तीसरे हैं होते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स। तो ये तीन टाइप के आपके एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। गैसेज आर नॉट एलिमेंट्स, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जिगजैग लाइन जो है वो एक सेपरेट करती है मेटल्स और नॉन मेटल्स को, दोनों को, ठीक है। एक बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप कहते हैं कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड पोलोनियम, ये सारे जो है बेसिकली एक तरीके से मेटलॉइड या फिर सेमी मेटल का बिहेवियर शो करते हैं। मतलब ये जो लिस्ट है, मतलब बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये मेटलॉइड्स हैं बेसिकली, दीज आर कॉल्ड एज अ मेटलॉइड्स। ये सेमी मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स हैं ये आपके, ठीक है, मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और थोड़ा सा नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। गैसेस जो यहाँ पर है करेक्ट आंसर, गैसेस जो है ये स्टेट ऑफ मैटर है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर है ये, और जिसकी कोई फिक्स शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ हु वाज द फाउंडर ऑफ द हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस इन लंदन। इंडियन हाउस के फाउंडर कौन है लंदन के अंदर, वो है यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये है लंदन के अंदर इंडिया हाउस जो है उसके फाउंडर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस क्या कहा जाता है। देखिए स्टडी ऑफ बोन्स अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस को ये कहा जाता है बेसिकली, क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर जो जियोलॉजी वर्ड दिया हुआ है, जियोलॉजी एक्चुअली यूज़ किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द सॉलिड एंड मोल्टन पार्ट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उसका जो सॉलिड हिस्सा है और जो पिघला हुआ हिस्सा है धरती का, उसको स्टडी करने के जो साइंस है उसे कहा जाता है दैट इज द जियोलॉजी, ठीक है। सीरोलॉजी आपका क्या होता है, दिस इज द स्टडी ऑफ सीरम, सीरम की स्टडी एंड अदर बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी के अंदर जो अदर फ्लूइड पार्ट्स हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है सीरोलॉजी। ओरोलॉजी जो होता है ये आपका होता है, दिस इज स्टडी ऑफ माउंटेन्स, स्टडी ऑफ माउंटेन्स की स्टडी को क्या कहते हैं हम, ओरोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर फॉर द स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल,
किसी मतलब वो कौन सा एंजाइम है जिसके अंदर सेल नहीं होते, वो है आपका बेसिकली एंजाइम की। जब हम बात कर रहे हैं ना, तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक तरीके के बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो एलिमेंट्स या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करने में या रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में, उसकी जो रिएक्टिविटी पावर है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली बायो एंजाइम्स होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं बेसिकली, जो हो आपके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प इन इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, ये बहुत मतलब स्पेसिफिक भी होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं अपने एक्शंस को लेकर। देखिए जैसे कि सारे जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, ऑल प्रोटीन्स आर बेसिकली, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, हम ये कह सकते हैं। जितने भी, ये स्टेटमेंट आपसे भी कई बार पूछी जाती है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है नॉट, यहाँ पर पूछा है नॉट एन एंजाइम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, नॉट हैव एन एंजाइम इन इट्स सेल्फ। ठीक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दी एल्गी। ठीक है, एल्गी के अंदर कोई भी एंजाइम जो है सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। बाकी लाइकन, वायरस और बैक्टीरिया, इन तीनों के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड। लिम्फोसाइट्स जो है बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये आपके बनते हैं कहाँ पर, बोन मैरो के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और जनरली ये ब्लड और लिम्फ टिश्यूज़ के अंदर, ब्लड और लिम्फ टिश्यू के अंदर आपको देखने को, ब्लड प्लस लिम्फ टिश्यूज़ के अंदर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दो टाइप के आपके लिम्फोसाइट आपको देखने को मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी फॉर्म। ठीक है, बी टाइप और टी टाइप के आपको लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर द इम्यून सिस्टम, मतलब इंसान की इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, उसको पावर देने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि आपकी बोन मैरो के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज कॉल्ड बाय। देखिए एड्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एड्स किसकी वजह से होता है। एड्स की फुल फॉर्म की अगर जो हम बात करें तो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो नॉट एक्वायर्ड इम्यून, नॉट इम्यूनो, दैट इज इम्यून होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स को फुल फॉर्म होता है। ये होता है HIV की वजह से, HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आ गया वायरस, वायरस की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके लिए अगर जो हम बात करें कि ये कैसे होता है, आप सभी को पता होगा कि ये फ्रॉम द बेसिकली अगर जो हम बात करें अनप्रोटेक्टेड सेक्स, कंटेमिनेटेड ब्लड, या जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन थ्रू द निडल या मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग या डिलीवरी के टाइम पर, ये सब तरीके से जो है एड्स स्प्रेड आउट होता है। ठीक है, और हालांकि आज तक इसकी कोई सटीक दवाई जो है, कोई वैक्सीन ऐसी अभी तक नहीं बन पाई है HIV को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि आयोडीन कंटेन करता है। देखिए आयोडीन की जब हम बात कर रहे हैं, आयोडीन की कमी से क्या होती है, ग्वाइटर नाम की एक बीमारी होती है। कहाँ होती है, थायराइड के अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर, थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन जो हार्मोन हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन, यहाँ पर क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन आपको बनता है। ठीक है, आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए नेसेसरी होता है इन द थायराइड ग्लैंड के अंदर। अगर जो इसकी कमी होती है आयोडीन की, तो ये ग्वाइटर नाम की जो डिजीज़ है, जिसे हिंदी में कहा जाता है घेंगा, ये डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है बेसिकली ये हेल्प करता है रेगुलेट करने के लिए, किसको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सबको मेटाबोलाइज करने के लिए, मतलब इनको पचाने के लिए बॉडी के अंदर, और बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज द थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, आयोडीन बेसिकली क्या काम करता है, ये सिंथेसिस का काम करता है, सिंथेसिस का काम करता है, ये सिंथेसिस का काम करता है, सिंथेसिस ऑफ किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम करता है ये आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सा हार्मोन की बात कर रहा था, दैट इज द थायरॉक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा गया है। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, देखिए यूनिट ऑफ प्रेशर मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर। ये फॉर्मूला होता है इसका। इसके यूनिट की जब हम बात करें तो यूनिट कहते हैं इसके पास्कल, एक यूनिट होती है, बट यहाँ पर पास्कल नहीं दी गई है, तो पास्कल नहीं है। तो अगर जो हम बात करें 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का भी यूनिट नहीं दिया गया है। ये बराबर होता है 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो मतलब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो मतलब ये वाला जो एक टर्मिंग है ना, आपको ध्यान रखनी है। 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर जो हम बात करें, ये तो हो गया एसआई यूनिट। सीजीएस में अगर जो हम बात करें, अगर जो पूछा जाए कभी, तो सीजीएस में इसका यूनिट होता है दैट इज बायरे। इसको आप डिनोट करते हैं बी ए से। ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट है, बट कभी पूछा नहीं गया आज तक, तो मैंने कहीं देखा नहीं है सच। तो हो सकता है मान लो कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। एसआई यूनिट ही कभी जब भी पूछा जाता है तो एसआई यूनिट ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सनलाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ हाउ मच टाइम, मतलब सूरज से, मतलब ये आपकी धरती है अर्थ सरफेस, यहाँ पर सन है, सन से जो लाइट आएगी, मतलब ये पर्टिकुलर रे है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो एग्जैक्टली टाइमिंग है वो होता है दैट इज 8 मिनट 20 सेकेंड का जो टाइम है, ये 8 मिनट 20 सेकेंड का जो टाइम है वो लगता है एक रे को अर्थ सूरज की सतह से चलकर धरती की सतह तक आने में। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। मतलब राउंडली हम राउंड फिगर में 8 मिनट कहते हैं, बट एग्जैक्टली 8.20 मिनट्स या 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम जो है वो लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है स्पीड ऑफ लाइट की। साथ में देखिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है, ये क्वेश्चन भी कई बार वन डे एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो ये होती है एक्चुअली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है। बट दिस इज द राउंड फिगर में, मतलब ये राउंड फिगर में दी गई है वैल्यू। बट इफ इन केस कभी ऐसा पूछा जाए कि भाई एग्जैक्टली कितनी होती है, तो आपको ये फिगर थोड़ा सा ध्यान रखना है, 299,792,458 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये जो 10⁸ लिखा है ना, तो उसको आप इस तरीके से, एग्जैक्टली वैल्यू ये है, इसको 3, मतलब यहाँ पर आप 2.9 को क्या लिख सकते हो, आप 3 लिख सकते हो डायरेक्टली। तो उस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब अगर जो एग्जैक्टली वैल्यू की कभी ऐसी बात आए कहीं पर लिखा हो कि इस तरीके से टर्म्स में लिखा हो वैल्यूज में प्रॉपरली, तो आप इस चीज़ को देखें, ध्यान रखेंगे 2.9979 के आसपास की कोई वैल्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर जो हम बात करें यहाँ पे सन टू अर्थ की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास में आपको ये डिस्टेंस देखने को मिलती है। और सन टू अर्थ का जो डिस्टेंस है उसे मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम के अंदर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम कितने बराबर होता है, मतलब दैट इज द सन टू अर्थ की जो डिस्टेंस है, जो भी टोटल डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो देखिए दो तरीके की क्वांटिटीज आपको देखने को मिलती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड तो देखने को मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो आपको देखने को मिलेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कोई वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, हैविंग, सिंपली आप समझ लीजिए हैविंग हैव सम वैल्यू, हैव वैल्यू। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू है। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा मैग्नीट्यूड प्लस साथ में देखने को मिलेगा डायरेक्शन, मतलब कुछ वैल्यू भी होगी और प्लस उसका डायरेक्शन भी होगा, मतलब वो ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरीके से किस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये दो मेन डिफरेंस होते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच में। अब हम बात कर लें अगर जो स्केलर क्वांटिटी की, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी जो है ये ऐड भी हो सकती है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकती है,
मल्टीप्लाई भी हो सकती है और साथ में क्या हो सकती है, डिवाइड भी हो सकती है। बट ये चीज़ आपकी वेक्टर क्वांटिटी के साथ सबके साथ नहीं होती है, ठीक है, कुछ के साथ होती है बट जनरली नहीं होती है, ठीक है। तो ये जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी चीज़ें आपकी ऐड होती हैं, सब्सट्रैक्ट होती हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन देखने को मिलता है, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। और इसकी कुछ एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स की, तो जैसे आपका आता है यहाँ पर वॉल्यूम, प्रेशर, स्पीड, ठीक है, एंड डेंसिटी, एनर्जी, मास, टाइम, ये कुछ एग्जांपल हैं बेसिकली किसके, स्केलर के। देखिए इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम के अंदर वैल्यू है कि भाई कोई चीज़ है 1 मीटर क्यूब की है या 100 मीटर क्यूब की है, ये वॉल्यूम तो है बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये स्टैटिक है, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रेशर है, प्रेशर लग रहा है, मतलब एक पॉइंट पे लग रहा है, ऊपर से दबा रहे हो अब लग रहा है बट कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर के एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर के एग्जांपल में आता है जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, या फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब सिंपली आप समझ लीजिए जैसे कहते हैं ना कि 10 मीटर 10 किलो, जैसे आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो आप कहते हैं ना 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं, तो मतलब 50 किलोमीटर आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन हो गया, मतलब आप चल भी रहे हैं किस डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में चल रहे होंगे, वेस्ट टू ईस्ट में चल रहे होंगे या साउथ से नॉर्थ में जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं अब डायरेक्शन आपके पास डिफाइंड है। पूछा गया है कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी देखिए, यहाँ पर हमने वॉल्यूम की बात करी थी, स्केलर क्वांटिटी है, देखिए वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स आपका यहाँ पर देखिए फोर्स लिखा था ना हमने, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर, प्रेशर आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट